सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले अध्याय में अलंकार विषय करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अगला अध्याय करवाने जा रहा हूँ, जो आपका है समास। तो देखिए, सबसे पहले हमें समास की परिभाषा आनी चाहिए। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के निर्माण से बनने वाली क्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। इसका वैसे जो अर्थ होता है ना, वो होता है संक्षेप यानी संक्षिप्त। अब इसके देखिए, एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। तो समस्त पद देखिए, समस्त पद किसे कहते हैं? जिस पद में या शब्द में विभक्ति का लोप रहता है, वह समस्त पद कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर गंगा जल, एक शब्द लिख दिया गंगा जल, ये तो आपका हो गया समस्त पद। इसमें यानी विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति प्रकट नहीं होती। समास विग्रह यानी समास को विग्रह होता है अलग प्रकार से कर देना। समास विग्रह उसे कहते हैं जिसमें विभक्ति प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समस्त पद से जैसे इसी को विग्रह करते हैं गंगा का जल, गंगा का जल, तो ये हो गया आपका समास विग्रह। अब आते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद आपके 6 होते हैं बेटा, जिसको मैं अभी नंबर वाइज करवाने जा रहा हूं। सबसे पहला आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा को समझिए। जिसे समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है, या आप कह सकते हैं पहला पद अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया तीनों दिन, यानी इसका जो विग्रह होगा वो प्रत्येक दिन हो जाएगा, तीनों दिन, दिन दिन। इसी प्रकार मैं आपको इसके बहुत से उदाहरण बोल रहा हूं, यहाँ लिखूंगा नहीं, वो आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। जैसे देखिए, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिपल। यहाँ पर प्रति अव्यय है, इसलिए प्रति के कारण ये पहला पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। ये कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव। और बोल रहा हूं दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ, आज जन्म, आमरण, ऐसे बहुत से समास में जो शब्द बोले हैं मैंने, वो अव्ययी भाव समास के बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक समास से यानी अव्ययी भाव समास से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका
तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्मीन वह है पुरुषमीन व्यक्ति, तत्मीन वह है पुरुषमीन व्यक्ति, अर्थात वह है दूसरा व्यक्ति, अर्थात वह है दूसरा व्यक्ति। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। इस पे बेटा आपकी पुस्तक में उत्तर पद लिख देते हैं, या पूर्व पद पहले होता है, उत्तर पद बाद का होता है। तो मैंने इसको आसान तरीके से आपको बता दिया, जिससे समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हमें तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बेटा भेद हैं, आपने कर्ता को और संबोधन को, जो आपने कारक पढ़े हैं ना, उनको छोड़ देना है। कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कार्य की आदि जो विभक्ति प्रकट होगी वो आपके तत्पुरुष समास में चली जाएगी। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था ना, गंगा जल, गंगा का जल, ये क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। अब मैं आपको इसके बहुत से शब्द बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला एक वो शब्द ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखिए यहाँ पर ऋण मुक्त एक समझ पद आया, ऋण से मुक्त, विभक्ति प्रकट हो गई से, तो यहाँ पर कौन सा समास आपका हो गया? तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामागत, ग्राम को आया हुआ, स्वर्गात, स्वर्ग को गया हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ऐसे आपकी बहुत से समस्त पद उसमें आपकी पुस्तक में है बेटा, वो पढ़ लेना। फिर भी आपको किसी पर संदेह हो उनसे पूछ ले। तो दूसरा, मुझे उम्मीद है कि आपको तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं आगे। तीसरा जो है आपका वो है कर्मधारय समास। बेटा हिंदी में आपकी शुद्धिकरण होना चाहिए, यानी शुद्ध शब्द का लिखना आना चाहिए आपको। यदि आपने गलत लिख दिया है तो वो कई बार उसके अंक कटने की संभावना होती है, तो आपने बड़े ठीक तरीके से सावधानी पूर्वक शब्दों को लिखना है। तो यहाँ है कर्मधारय समास। देखिए, जिस समस्त पद में विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान का बोध होता है, विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान का बोध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब मैंने एक शब्द लिखा महात्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। एक मैंने शब्द लिखा यहां पर प्रधानाचार्य। प्रधान है जो आचार्य, प्रधान है जो आचार्य। नील कमल, नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। सफेद मिर्च भी होती है बेटा, जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, हमारे पूर्वज हैं, वो आंखों की रोशनी के लिए इन मिर्चों को, यानी शहद कई चीज़ें मिलाकर ना उसे मिक्स करके कूट देते हैं, उससे आंखों की रोशनी बढ़ने की संभावना है। ये आप बच्चों के लिए बहुत लाभदायक बात बताई है, इसको प्रयोग करके देखना, हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो अपने पूर्वजों से पूछकर इसको अपने प्रयोग में लाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी कर्मधारय समास